नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। यहाँ पर मैं आपको साइंस के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में फंसेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपको मैं ये भी बता दूं कि आप इस वीडियो को अगर कहीं से देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा युग्मनज का निर्माण करती है। बी आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होकर एक नई कोशिका बनाती है जिसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे युग्मनज कहते हैं। यह प्रक्रिया आनुवंशिक विविधता के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें धातु नमी या एसिड के संपर्क में आकर प्रभावित होती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप जिसमें जो धातु है वो नमी या एसिड के संपर्क में आकर प्रभावित होती है? तो इसको बोलते हैं गाइस संक्षारण। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जब धातु वातावरण में उपस्थित नमी और गैसों से प्रतिक्रिया करती है तो वह धीरे धीरे खराब होती है। इसे ही संक्षारण, जिसको हम बोलते हैं कोरिजन कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसको बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्य। तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक है। आपको ऐसे नोट्स चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। 199 में मैं ये नोट्स दे रहा हूँ, 199 ओनली प्राइस है। इसमें आपको जीके, जीएस, करेंट अफेयर और मैथ्स, रीजनिंग, और ये सब आप ना 2 दिन में पढ़ सकते हो। 2 दिन में पढ़ सकते हो। वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लेना है तो 199 प्राइस है। आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और लास्ट 2 दिन में आप उनको पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? जिसका आंसर आ जाएगा कार्य, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पारा। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, ए आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अणु शब्द की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? न्यूटन, डेमोक्रिट्स, मेंडलीफ, डाल्टन। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डेमोक्रिट्स। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने सबसे पहले अणु की परिकल्पना दी थी। उन्होंने कहा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान पर नहीं पा सका? तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है जो एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? बल की मात्रा, ऊर्जा का संरक्षण, कार्य करने की दर, विस्थापन की दर। आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्य करने की दर। देखो, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर देखो, शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटे समय होता है ना। यह दर्शाती है कि कोई कार्य कितनी तेजी से किया जा सकता है। आगे देखिए, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, आप आंसर क्या लगाओगे? तो आप आंसर लगाना 3422 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर का जो एक मोल होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं? यही क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 गुणा 10 के ऊपर 23 की पावर। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा बी। चलिए, एक मोल किसी भी पदार्थ के 6.022 गुणा 10 के ऊपर 23 कणों के बराबर होता है, जिसको एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि एवोगैड्रो संख्या क्या है, एवोगैड्रो संख्या क्या है, तो ये एवोगैड्रो संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। न्यूलैंड का ऑक्टेट्स नियम किस तत्व तक सीमित था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूलैंड का जो ऑक्टेट्स नियम है वो किस तत्व तक सीमित था? तो ये कैल्शियम तक सीमित था। 10वें का सी आंसर आ जाएगा। चलो, न्यूलैंड ने कहा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले जैसे दोहराए जाते हैं। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका, इसके बाद यह असफल सिद्ध हुआ। चलिए आगे देखो, मुक्त रूप से गिरने की क्रिया केवल किस माध्यम में संभव है? याद रखना, मुक्त रूप से गिरने की जो क्रिया है ये केवल ना निर्वात में संभव है। आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। देखो, निर्वात जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम में हवा नहीं होती, इसलिए वहां वस्तुएं केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती है। वहां वायु प्रतिरोध नहीं करता, जिससे यह मुक्त रूप से गिरना कहलाता है। आगे देखिए,
यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? एग्जाम में आ जाएगा यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। आंसर क्या लगाएंगे? तो याद रखना गतिज और स्थितिज ऊर्जा का। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखिए फटाफट। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो क्या है, रासायनिक गुण समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, तो इसको बोलेंगे दोस्तों समस्थानिक। आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए समस्थानिक जिसको हम आइसोटोप भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? आप लगाना सर 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। आगे देखिए लिटमस विलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है? लिटमस जो विलियन होता है वो किससे निष्कर्षित किया जाता है? एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, क्या लगाओगे? तो याद रखना लाइकेन इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए देखो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसको हम बोलते हैं, लिटमस को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक या इंडिकेटर, जिसे लाइकेन नामक जीवधारी से निकाला जाता है। लिटमस कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन नामक जीवधारी से निकाला जाता है। यह अम्लीय और क्षारीय घोलों की पहचान में सहायक होता है। आगे देखिए कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी है? अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो कौन सी ऐसी अधातु है दोस्तों जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ये जो अधातु है इसका नाम ब्रोमीन है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देखिए मिश्र धातु में टांका, सोल्डर किसका मिश्रण होता है? देखो सोल्डर किसका मिश्रण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टांका होता है जिसको हम सोल्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? सोल्डर। तो इस सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर मिश्रण होता है टिन का प्लस सीसा का। ठीक है, टिन प्लस सीसा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% तापमान पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 346 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, देखो सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। तापमान बढ़ने से यह गति बढ़ भी सकती है। ठीक है, आगे देखिए गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई क्या है? देखो गुरुत्वीय स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं जी, कैपिटल जी, है ना, तो इसकी इकाई होती है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा सी। चलो तो याद रखना गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है? तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय स्थिरांक जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं, इसका मान अगर आपको पूछा जाए तो आप याद रखना 6.674 इंटू 10 के ऊपर -11 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसका उपयोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में किया जाता है। आगे देखिए पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखो फ्लोएम जो है वो भोजन का जो परिवहन करता है ना, वो फ्लोएम करता है। आपको एग्जाम में आ जाएगा जाइलम किसका करता है? तो जाइलम करता है जल का, फ्लोएम करता है भोजन का। आगे देखो नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? आंसर आ जाएगा CO2 प्लस H2O। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरने के दौरान वस्तु किस अवस्था में होती है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं कि भाई मुक्त रूप से गिरने के दौरान वस्तु किस अवस्था में होती है, तो ये होती है भारहीनता की अवस्था में, मतलब उस समय उस वस्तु का कोई भी भार नहीं होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं, युग्मनक बोलते हैं या एंडोस्पर्म बोलते हैं? आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा एंडोस्पर्म बोलते हैं। आंसर आ जाएगा डी। चलो बहुत बढ़िया। एंडोस्पर्म बीजों में भ्रूणों के लिए भोजन का भंडारण करता है, यह भ्रूण के विकास में सहायता करता है। आगे देखिए पूछा जा रहा है कि स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाएं किस कारण मोटी होती है? सेल्यूलोज के कारण, ग्लूकोज के कारण, लिग्निन के कारण, स्टार्च के कारण? आंसर देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा लिग्निन के कारण। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 24 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? समूह, आवर्त, वर्ग, खंड। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो पाचन क्रिया में पाचक रसों का कार्य क्या होता है? अन्न नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। पाचन क्रिया में पाचक रसों का कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो देखो पाचन क्रिया में पाचक रसों का कार्य होता है छोटी आंत में। ठीक है, चलो तो छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन क्रिया का प्रमुख स्थान है जहां पाचक रसों द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यह रस अग्नाशय, यकृत और आंत की दीवारों से आते हैं। आगे देखो
26वां। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 32 होते हैं। कितना आंसर आएगा? 32। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, चलो छठा आवर्त लेंथेनाइड श्रृंखला सहित होता है। इसमें कुल 32 तत्व होते हैं, जिसमें सामान्य आवर्ती तत्वों के साथ 14 लेंथेनाइड तत्व शामिल होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, मंडलीप की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं समूह। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो मेंडलीप ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार समूह में वर्गीकृत किया। प्रत्येक समूह में समान रासायनिक गुणों वाले तत्व रखे जाते थे। आगे देखो, एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? जब भी स्प्रिंग की बात आती है, देखो दोस्तों स्प्रिंग की बात आती है, या अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई एक चाबी वाली गाड़ी जिसमें हम चाबी भर के रखेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। बी आंसर लगाना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में बन जाए तो याद रखना। देखो किसी भी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रख रहे हो आप और अनंत में और ध्रुव के बीच में रख रहे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी और छोटा। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 30 देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो किसके अनुसार? तो ये मेंडलीप के अनुसार। मेंडलीप इज द राइट आंसर। सी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। अमीबा तो जानते होंगे आप लोग, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि से होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। क्या लगाओगे? बहुभाजन, विखंडन, द्विखंडन, और फिर दिया है कलिका जनन। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा द्विखंडन के द्वारा। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं 32। किसी ठोस के पिघलते समय उसका तापमान क्यों नहीं बदलता? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब कोई एक ठोस पिघलता है तो उस समय उसका तापमान क्यों नहीं बदलता? यही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि ऊर्जा केवल अवस्था परिवर्तन में उपयोग होती है। ठीक है, चलिए पिघलने के समय ठोस का तापमान स्थिर रहता है क्योंकि ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में लगती है, तापमान बढ़ाने में नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अधिकांश सरीसृपों में हृदय कैसा होता है? हृदय, सरीसृपों में हृदय होता है दोस्तों। सरीसृप होते हैं जैसे सांप हो गया आपका, है ना, तो ये जो आपका सरीसृप होते हैं उनमें हृदय होता है 3 कक्षीय। कैसा होता है? 3 कक्षीय। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? चलो, अधिकतर सरीसृपों में 2 अलिंद और 1 निलय वाला 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ अपवाद है जिसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। तो आप याद रखना, सरीसृप तो आपको मगरमच्छ भी है परंतु ये अपवाद की श्रेणी में आता है, इसमें 4 होते हैं। आगे देखो, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका अधिकतम कितनी लंबी हो सकती है? एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका अधिकतम कितनी लंबी हो सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा सी। देखिए अब नेक्स्ट, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? शैवाल से, लाइकेन से, फूलों से, बैक्टीरिया से? आंसर क्या जाएगा? लाइकेन से। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। गाइस मैंने आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन कराए हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे तो बताइए, मैं आपके लिए 150 क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूँ साइंस की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और भाई नोट्स के लिए देखो कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने नंबर दे दिया है। और यहाँ पर भी मैं नंबर आपको एक बार और बता देता हूँ, 9243449122। ये नंबर है और इस नंबर पे आप मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आपका देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, आपका दिन शुभ हो और आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।